नमस्कार दोस्तों, सादर अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। मस्त और शानदार होंगे। यूपी पॉलिटी के टॉपिक शुरू किए हैं हमने। पहला ही टॉपिक है ये, संवैधानिक विकास में हम पढ़ेंगे। इस यात्रा को लेकर के चलेंगे बिल्कुल 1946 कैबिनेट मिशन और कैबिनेट मिशन के बाद तक 26 जनवरी 1950 तक, तब तक हमारे देश का संपूर्ण संविधान लागू होता है। ये पूरी यात्रा वहां तक हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल निःशुल्क। आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों और मित्रों को। बिल्कुल निःशुल्क जुड़िए हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे, है ना, देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो टॉपिक है सबसे पहला 1773 का। इससे पहले एक वीडियो पढ़ा दी हमने, वो बंगाल के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया था मोटा मोटी, है ना, कि बंगाल में किस तरीके की व्यवस्थाएं थी इस अधिनियम को आने से पहले। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका भ्रष्टाचार का लेवल कहां तक था, है ना, भ्रष्टाचार का जो लेवल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कौन से लेवल तक था वो बता दिया। कितनी बुराइयां व्याप्त थी उस कंपनी के अंदर। मनमानी करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, निजी व्यापार करते थे, है ना, तमाम रिश्वतें लेते थे लोगों से, उपहार लेते थे महंगे महंगे। इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए, रिश्वत को रोकने के लिए, निजी व्यापार को रोकने के लिए, है ना, व्यापार करने के लिए लाइसेंस इनको देने के लिए, इन्हीं सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए पहला संवैधानिक इतिहास का आरंभ होता है 1773 के अधिनियम से। संभवतः पहली बार ये लिखित व्यवस्था बना करके एक एक्ट बनाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो कि कंपनी के ही ऊपर भारत में लागू होना था। ठीक है, 1773 का अधिनियम। बहरहाल इससे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा बेसिक सी चीजों को, है ना। तो बेसिक चीजों को इससे पहले हम समझ लेते हैं, इस पर तो चलेंगे बाद में। तो देखिएगा मेरे भाई, आराम से जुड़े रहिएगा, पूरा अच्छे से आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट आपको कराए, उन पॉइंटों को भी आप रिमाइंड कीजिएगा, है ना। जैसे क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई, कल वाले टॉपिक का थोड़ा सा मैं रिवीजन आपको यहां करा दूं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपसे, कोई भी एग्जाम दो, एसआई का दो, आरओ का दो, क्रम लगाने के लिए कई बार आता है। तो जैसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई, क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ब्लैक होल ट्रेजेडी बताइए कमेंट बॉक्स में बेटा कब हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये क्रम लगाने के लिए आ जाता है मेरे भाई। किसके लिए आ जाता है? क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी मेरे भाई, आपको पता ही है, 1756, है ना, 20 जून 1756 को। पहली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्लासी का युद्ध होता है, आप जानते ही हैं। प्लासी का क्या होता है? युद्ध होता है 1757, है ना। उसके बाद क्या होता है, इसी बीच में एक और लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई को आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, वांडीवास का युद्ध। ये कब होता है बेटा? 1760 में हो जाता है। इसके बाद फिर बक्सर का युद्ध होता है मेरे भाई। ये सभी क्रम लगाने के लिए आ जाते हैं, इनको आप पढ़िएगा 1764 में। ठीक है मेरे भाई। बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है? इलाहाबाद की संधि होती है। दो संधियां होती हैं। इलाहाबाद की संधि होती है कि नहीं होती है बताइए। इसी के तहत सभी राजस्व अधिकार किसको मिल जाते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाते हैं। इसी संधि के बाद ये थोड़ा सा मैं रिवीजन करा रहा हूं आपका, है ना, रिवीजन करते चलिए आप, और कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्या कैसी भी लगे तो बताइएगा। इसके बाद क्या होता है, ये द्वैत शासन वाला क्वेश्चन आता रहता है कई बार। द्वैत शासन की समाप्ति कब कर दी गई बंगाल से? तो 1772 में कर दी गई। तो रिवीजन करिए, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, है ना। और इसके अलावा मैं बता दूं, सीमा शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार कब दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को या ब्रिटिश लोगों को? तो सीमा शुल्क मुक्त, सीमा शुल्क मुक्त व्यापार का जो अधिकार दिया गया है कंपनी को, वो कब दिया गया बेटा? 1717 में दिया गया था। हालांकि ये तो क्रम है ऊपर से नीचे तक, ये मैंने अलग से बता दिया आपको। कब दिया गया बेटा? 1717 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था आप जानते ही हैं, मैंने बताया था। मुगल शासक कौन था भाई? फर्रुखसियर था उन दिनों, मुगल शासक, है ना। फर्रुखसियर था जो 1717 से 1719 तक था भारत में, मुगल शासक था। इसी ने दे दिया था कि भाई व्यापार करो। तो इन्होंने लूट मचा दी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्त तरीके की लूट मचाई। इसी चीज को रोकने का, विरोध करने का प्रयास करते हैं कौन? सिराजुद्दौला सबसे पहले, है ना।
मीर जाफर भी करता है, लेकिन मीर जाफर की ज्यादा कोशिशें सफल नहीं रहती हैं। फिर मीर कासिम करता है, फिर उसी के बाद बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। तो ये चीजें आपको रिवीजन में याद रखनी है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है मेरे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। महारानी कौन थी उस समय? महारानी थी, आप जानते हैं, एलिजाबेथ, है ना। कितने साल के लिए व्यापार के लिए उन्होंने कंपनी को भेजा था? 15 वर्षों के लिए व्यापार करेंगे, लेकिन इन्होंने पता नहीं बहुत अनलिमिटेड समय तक भारत में व्यापार किया। तो ये रिवीजन आपको रखना है ना। हर क्लास के बाद इस तरीके का रिवीजन आपको रखना है। हालांकि मैं तो क्वेश्चंस के माध्यम से रिवीजन कराऊंगा आपको, प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन कराऊंगा मैं आपको, है ना। जो भी पॉइंट आप नोट कर लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हम बात करेंगे किसकी बेटा? शासन की बात करेंगे, 1773 के एक्ट की। तो इसे हम हटा देते हैं, इसे आप किसकी स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा रिवीजन के लिए। तो देखते हैं संवैधानिक इतिहास। हेडिंग डाल लीजिएगा, भारत में संवैधानिक श्री गणेश होता है। संवैधानिक इतिहास का श्री गणेश होता है मेरे भाई। तो श्री गणेश कैसे हो रहा है संवैधानिक इतिहास का? देखिए, संवैधानिक इतिहास दो हिस्सों में बांट करके हम पढ़ सकते हैं। एक हिस्सा बेटा वो है जो कंपनी का हिस्सा है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग समय पर अधिनियम बनाए जाते हैं, यानी कि कानून बनाए जाते हैं। और एक हिस्सा वो है कानूनों का जो कानून डायरेक्ट ब्रिटिश शासन के नियंत्रण से बनते हैं भारत में। तो दो हिस्सों में संवैधानिक इतिहास को हम बांट करके पढ़ते हैं। कितने हिस्सों में बेटा? दो हिस्सों में पढ़ सकते हैं, है ना। दो हिस्सों में से याद करने की दृष्टि से पढ़ सकते हैं। दो हिस्सों में से बांट करके आप पढ़ सकते हैं, इजीली नोट्स बनाए तो, है ना। तो देखिए, ठीक है। एक हिस्सा रहेगा बेटा कंपनी का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा रहेगा। कंपनी पे जो शासन हुआ, कंपनी का शासन, ठीक है बेटा। और एक हिस्सा रहेगा क्राउन का शासन। किसका शासन भारत में बेटा? क्राउन का शासन रहेगा एक हिस्सा, ठीक है। क्राउन का मतलब है महारानी का शासन। क्राउन का मतलब किससे? महारानी से। महारानी का शासन यानी कि सीधा ब्रिटिश सरकार का शासन, ठीक है। क्राउन मतलब महारानी से संबंधित है। दो हिस्सों में बांट करके हम भारत के संवैधानिक इतिहास को पढ़ते हैं। आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ लेंगे, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। एक एक पॉइंट आप मेरे साथ जुड़ करके देखिएगा बेटा। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये लिख लेना आप, पॉलिटी का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पॉलिटी का, जहां तक जिस लेवल तक मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है बेटा। तो जुड़े रहें ज्यादा से ज्यादा। तो संवैधानिक इतिहास पहली बार शुरू होता है लिखित रूप में, पहली बार लिखित रूप में, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए, शासन के कार्यों को नियमित करने के लिए पहली बार 1773 का अधिनियम लाया जाता है। 1773 का अधिनियम सबसे पहला अधिनियम बेटा। 1773 का सबसे पहला अधिनियम, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया है, आगे बात करेंगे अभी डिटेल में। इसके बाद बेटा लाया जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसे बोलते हैं। इसके बाद बेटा आता है 1893 का आता है बेटा, है ना। इसे चार्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बेटा 1813, ये भी चार्टर अधिनियम बोलते हैं। 1833 आता है बेटा। इसके बाद फिर आता है 1853। इनको आप पढ़िएगा, ये सभी के सभी अधिनियम है, कंपनी के शासन के अंतर्गत आते हैं। जितने भी जो अधिनियम आपके सामने लिखे हैं, कानून आपके सामने लिखे हैं, ये सब कंपनी का शासन करते हैं। कंपनी में क्या सुधार होना है, किन कमियों को दूर करना है, कौन कौन से अधिकार कंपनी को देने हैं और कौन कौन से अधिकारों को समाप्त करना है, इन चीजों को ध्यान में रख करके ये सभी एक्ट बनाए गए, ठीक है। सभी एक्ट बनाए गए। तो कंपनी बोलता हूं मैं, तो इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी, खासतौर पर बंगाल में सबसे ज्यादा व्यापार कर रही थी, उसके कार्यों को देख करके ये सारे अधिनियम बनाए गए एक के बाद एक। किस तरीके से भारत में सुधार कर सकते हैं चीजों का हम, कौन सी चीजें ज्यादा बिगड़ रही हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं, बुराइयों को कम कर सकते हैं, चीजों को और सुधार सकते हैं। तो ये एक के बाद एक अधिनियम आते हैं, ठीक है।
1853 कंपनी का शासन लास्ट हो जाता है। कौन से अधिनियम पे लास्ट हो जाता है मेरे भाई? 1853 पे लास्ट हो जाता है। ये कंपनी का शासन यहां लास्ट हो जाता है, यहां से शुभारंभ होता है कंपनी के शासन का, है ना। अब इधर देख लेते हैं क्राउन यानी कि महारानी के शासन के अंतर्गत। तो महारानी के शासन के अंतर्गत सबसे पहला एक्ट बनता है मेरे भाई 1858 का। सबसे पहला एक्ट बनता है 1858 का। दिख रहा है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है सही से। अठारह सौ अट्ठावन का सबसे पहला भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से। इसके बाद बनता है बेटा 1861 का अधिनियम, है ना। इसके बाद बनता है 1892 का अधिनियम। इसके बाद बनाती है ब्रिटिश सरकार 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से फेमस है। इसके बाद मेरे भाई 1919 का अधिनियम बनता है, फिर 1935 का अधिनियम बनता है, और 35 के बाद 1947 पे आ ही जाएंगे जब देश आजाद हो जाएगा हमारा। ये वो अधिनियम है, ये वो कानून है जो क्राउन यानी कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत काम करते हैं। डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार इंटरफेयर करती है भारत की शासन व्यवस्था में, डायरेक्ट सारी व्यवस्थाओं को लागू करती है, और इन्हीं में बहुत सारी कमीशन या अभियान या आयोग या कमीशन मंडल भेजे जाते हैं अलग अलग समय पे, है ना। जैसे कि 1919 के अधिनियम में तय किया गया था कि 10 सालों के बाद भारत में एक आयोग भेजा जाएगा जो इस बात को देखेगा, इस बात की समीक्षा करेगा, एग्जामिन करेगा भारत में कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं में कहां तक सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। इन चीजों की जांच करने के लिए एक आयोग भेजा गया, साइमन कमीशन। तो इस तरीके के तमाम आयोगों की हम बात करेंगे, तमाम सुधारों की हम बात करेंगे, तमाम गलत जो बुराइयां अंग्रेजों ने स्थापित कर दी थी भारत के तंत्र में, भारत की जनता के ऊपर, उनकी भी बात करेंगे। जैसे कि रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, इसके तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू कर दी थी ब्रिटिश सरकार ने। मुस्लिम समुदाय के ऊपर पृथक निर्वाचन कब लागू कर दिया? 1909 में। जैसे कुछ सुधार भी हैं, जैसे भारतीय विधान परिषद में, विधान पालिका में पहली बार भारतीय लोगों को बजट में शामिल होने का मौका मिला 1892 में। कुछ ऐसे प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। तो ये ब्रिटिश शासन वाला हो गया और ये ईस्ट इंडिया वाला हो गया बेटा, है ना। तो यहां से शुरू होता है क्राउन, यानी कि पहला आता है यहां से ब्रिटिश शासन की तरफ से पहली बार। और 47 में तो आप जानते ही देश आजाद होता है, तो आजादी तक पढ़ेंगे हम। तो बेटा 2 हिस्सों में बांट करके इस पूरे प्रोसेस को, संवैधानिक इतिहास को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, बहुत बारीक से हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कोई भी पॉइंट ना छूटे आपके लिए, है ना। तो सबसे पहले जो चर्चा करने चलेंगे हम करने चलेंगे कौन से अधिनियम की? रेगुलेटिंग एक्ट की। क्या नाम है बेटा इसका? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसे जो नाम दिया गया है वो रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। इसकी चर्चा करेंगे सबसे पहले। सर्वप्रथम सबसे पहला संवैधानिक इतिहास में लिखित रूप से कोई अधिनियम बनाया गया, सुधारों के लिए बनाया गया। भाई जरूरत क्या पड़ी इस अधिनियम की? जरूरत पड़ी कि भाई साहब सुधार करने थे कंपनी के, अनियंत्रित होकर के व्यापार करते थे जो लोग, कोई रोक टोक नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों पर, कोई कानून नहीं था, किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी, है ना। भाई व्यवस्था होती है, कानून होती है, तभी तो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती हैं, संचालित रूप से चलती हैं। अभी आप सड़क पर निकल जाइए, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी, कहीं पर रेड लाइट नहीं होगी, ग्रीन लाइट नहीं होगी, येलो लाइट नहीं होगी, तो आप ऐसे ही जाएंगे, किसी रोड से किसी रोड में आ जाएंगे, है ना। तो क्या होगा? दुर्घटनाएं होंगी, समस्याएं होंगी। तो इसी वजह से चीजों को रोकने के लिए, चीजों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक विधि की आवश्यकता होती है। उसी विधि को संविधान का रूप कहते हैं। संविधान ऐसा विधान, कैसा विधान? जिसके माध्यम से सारे देश की व्यवस्थाएं संचालित रूप से और नियमों के अंदर नियमित रूप से सिद्धांतों के आधार पर चलती रहें, इसी को संविधान कहा जाता है। बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी। तो रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट, ठंडा पानी पी लीजिए और शांति से बैठ जाइए बिल्कुल रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ने के लिए। इंग्लिश में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में थोड़ा सा लिख दिया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस समय थोड़ा सा उधर बताएंगे आपको, 2-3 चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। 2-3 चीजों को सबसे पहले पढ़िएगा आप यहां पे। इस समय मुगल सम्राट कौन था हमारा, है ना।
इस समय हमारा भारत का सबसे पहले मुगल सम्राट कौन था, तब ये रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लाया गया, है ना। ब्रिटेन का राजा कौन था, ठीक है बेटा। और तीसरा गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको बेसिक नहीं लग रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर पहले से पढ़ रखे हैं तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ रखे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। हम पढ़ाई देंगे आपको, आपको दिक्कत नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। इस समय कौन कौन से व्यक्ति थे उन सभी की हम बात करते हैं। किंग जॉर्ज थर्ड, किंग जॉर्ज थर्ड इस पद पर थे, राजा थे इंग्लैंड के उस समय। किंग जॉर्ज थर्ड ये राजा थे भाई साहब। गवर्नर जनरल किसे बनाया गया इस अधिनियम में, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। किसे बनाया गया मेरे भाई बताइए आप, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया नहीं बनाया गया। ये कब से कब तक रहा, 1773 से 1785 तक रहा। इसने भी बहुत सुधार किए भारत में, जिसका समयकाल भी नोट करिएगा, इसका कार्यकाल भी नोट करिएगा आप, बहुत सुधार किए। पहला बंगाल का गवर्नर जनरल इसी को बनाया गया, मुंबई को और मद्रास को इसी के अधीन कर दिया गया था। वो पहले स्वतंत्र हुआ करते थे मुंबई और मद्रास, जब इसको पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। 73 से 85 तक का कार्यकाल था। इतना भ्रष्टाचार किया इस आदमी ने, इस महान पुरुष ने इतना भ्रष्टाचार किया कि जब मुझे वापस लौट के गया कार्यकाल खत्म करके 85 में, उधर गया इंग्लैंड, तो वहां की संसद में, इंग्लैंड की संसद में महाभियोग चलाया गया इसके ऊपर वर्क के द्वारा। उनकी एक व्यवस्था होती है वर्क, उसके द्वारा महाभियोग चलाया गया कि भाई बड़ा भ्रष्टाचार किया, बड़ा लूट कसूट मचाई है तुमने बंगाल के अंदर इतने वर्षों तक रह करके। लगा लीजिए कितने वर्षों तक रहा, 7 साल तक रहा, और इधर 5 लगभग 11-12 वर्षों तक ये रहा। बहुत लूट के गया, बहुत भ्रष्टाचार करके गया। ठीक है, करेंगे चर्चा इसके भ्रष्टाचार पे अभी। मुगल सम्राट कौन था, तो मुगल सम्राट था मेरे भाई शाह आलम, शाह आलम सेकंड। ये मुगल सम्राट थे, हालांकि कोई नाम के मुगल सम्राट थे, अंग्रेजों की पेंशन पे जी रहे थे ये, ब्रिटिश सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पे जी रहे थे ये, ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन व्यवस्था पे जी रहे थे। एक ये वाला व्यक्ति पेंशन पे जिया, एक अकबर सेकंड भी पेंशन पे जीता रहा, और एक बहादुर शाह जफर सेकंड जो थर्ड हमारा मुगल, सॉरी माफ कीजिए, सबसे अंतिम मुगल सम्राट है, वो भी पेंशन का भुक्तभोगी रहा। ये पेंशन के भुक्तभोगी रहे। अंग्रेजों ने कह दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह दिया, ये पकड़ो पेंशन, शांति से बैठे रहो बस, है ना, इधर उधर नहीं करना है तुम्हें ज्यादा। तो शाह आलम सेकंड, है ना, ये उस समय का कौन था। इसके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 1759 से 1806 तक भारत में मुगल सम्राट यही था। ठीक है, और ब्रिटेन का राजा था किंग जॉर्ज थर्ड, जो कि 1760 में बन गया था, और काफी लंबे समय तक इसका शासनकाल रहा। ये तीनों चीज बहुत प्रमुख चीजें, बहुत प्रसिद्ध चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट करनी होंगी, है ना, आपको नोट करनी चाहिए तीनों। इस एक्ट के तहत पहला संवैधानिक सुधार जब होता है भारत में, तो सबसे बड़े पदों पर कौन कौन से व्यक्ति आसीन थे। अब होता क्या है इसके तहत, इसके तहत क्या होता है, तो देखिए मोटा मोटी चीज मैं आपको बता दूं इस एक्ट में क्या किया गया। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यक्ति यहां पे थे, उनका निजी व्यापार बहुत करते थे। निजी व्यापार पर क्या कर दिया बेटा, प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या भाई ये कैसे करोगे आप, निजी व्यापार नहीं करोगे, अपने फायदे के लिए व्यापार नहीं करोगे, अपने फायदे के लिए सबसे ज्यादा व्यापार करते थे। जैसे दस्तक बताया था मैंने पहली क्लास में, दस्तक उन्हें सीमा शुल्क से मुक्त मिल गया तो अपना व्यापार ज्यादा करते थे। तो सबसे पहले इस एक्ट में निजी व्यापार रोका गया इनका, इसी से भ्रष्टाचार हो रहा था, है ना। रिश्वत लेने पर, और महंगे महंगे तोहफे लेते थे जो भाई साहब, है ना, काम करने के भारतीय जनता से, उस समय बंगाल की जनता से महंगे महंगे रिश्वत लेने पर तथा महंगे महंगे गिफ्ट लेने पर रोक लगाई। क्या लगा दी मेरे भाई, रोक लगा दी कि भाई ये काम नहीं चलेगा अब यहां पे, है ना, रोक लगा दी कि 1773 का। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण में है। अब किनके नियंत्रण में है, एक कानून के नियंत्रण में है, कानून के माध्यम से काम होगा जो भी होगा। इससे पहले वो अनाप शनाप अपने मन मर्जी काम करते थे, है ना, रोक लगा दी गई। अब अगर व्यापार करना होगा आपको, व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए एक और व्यवस्था की गई इसी अधिनियम में। व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया।
लाइसेंस लेना क्या कर दिया बेटा, लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। यानी कि अब आप व्यापार करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अब व्यापार करेंगे उड़ीसा में, बंगाल में, बांग्लादेश में, बिहार में, किसी भी हिस्से में बंगाल के में, तो लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा इस नियम के तहत। 1773 के अधिनियम के तहत आपको बेटा लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिना लाइसेंस के आप व्यापार नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐड करना, बिना लाइसेंस के आप व्यापार नहीं कर सकते। बिना लाइसेंस के व्यापार पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। लगा दिया गया, ठीक है। अब करके दिखाओ। और लाइसेंस लेना पड़ेगा तो नियमों के अंतर्गत करना पड़ेगा। 1773 का जो एक्ट था उसके नियम थे, कानूनी विधि विधान के तरीके थे, उसके तहत आपको व्यापार करना पड़ेगा, है ना। आप अपने मन मर्जी से व्यापार नहीं कर पाएंगे। ये इसके मोटे मोटे काम थे। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, उसमें 24 सदस्य नियुक्त करे गए, है ना। क्या बनाया गया बेटा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक व्यवस्था बनाई गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की एक व्यवस्था बनाई गई, एक मंडल बनाया गया जिसमें कितने लोग रखे, इसी अधिनियम में 24 सदस्य रखे, 24 सदस्य रखे। लेकिन 1/4 सदस्यों को प्रत्येक वर्ष अवकाश लेना होता था। रिटायर हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे बेटा, अवकाश लेना होता था, रिटायर हो जाएंगे। 1/4 सदस्य 24 में से रिटायर हो जाया करेंगे। इसका क्या काम था, इसने भी बेटा नियंत्रण किया ईस्ट इंडिया कंपनी पे। इसने बहुत भारी भरकम नियंत्रण किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो बनाया, इसका गठन किया गया इसी अधिनियम में। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इन 24 लोगों को राजस्व के मामले और सैनिक मामलों की पूरी जानकारी देनी होती थी। कितने पैसे का व्यापार कर रहे हो तुम, कितना पैसा कलेक्ट कर रहे हो तुम, सैनिकों से संबंधित जो भी मामले होते थे वो पूरी की पूरी जानकारी, राजस्व मामले और सिविल मामलों की जानकारी देनी होती थी यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों को। ये एक व्यवस्था बनाई, ये एक मंडल बनाया, ये कमीशन बनाया। किस में बनाया गया, 1773 के एक्ट में बनाया गया बेटा। ये सभी 1773 के एक्ट की इंपॉर्टेंट बातें हैं इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। अब 1/4 सदस्यों को एक वर्ष में रिटायर होना था, इस वजह से कि परमानेंट रहेंगे तो ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि परमानेंट व्यक्ति ना रहे किसी भी संस्था में, ठीक है। आपको रिटायर होना ही पड़ेगा और नए व्यक्ति उसमें भेजे जाएंगे। हमारे यहाँ भी संवैधानिक व्यवस्था है। एक विशेष कार्यकाल होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो बहुत ही कम समय तक रहते हैं, लेकिन एक विशेष कार्यकाल है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो हो गए, नियंत्रक मालिका परीक्षक हो गया, है ना, और महान्यायवादी हो गए। जितने बड़े पद हैं संवैधानिक, एक कार्यकाल के अंतर्गत काम करते हैं, उसके बाद रिटायर होना होता है उनको, है ना, संवैधानिक। ऐसे ही यहाँ पे परमानेंट नहीं रहेंगे, आपको रिटायर होना पड़ेगा, उसके बाद नए लोग भेजे जाएंगे। तो कुल मिला के चीजों को नियंत्रण किया गया इस अधिनियम में। मोटा मोटी ये समझिए, रटना नहीं, समझना है। नियंत्रण किया गया चीजों को। जो अनियंत्रण था इस अधिनियम के आने से पहले, उड़ीसा से, बिहार से, बंगाल से जो दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे इलाहाबाद की संधि के तहत, लूट खसूट मचा दी थी बड़े लेवल पर, करोड़ों रुपए। इसीलिए तो इस पर भ्रष्टाचार का आयोग लगाया गया वहां पर जाकर के लंदन में। एकमात्र गवर्नर जनरल पूरे ब्रिटेन का, जितना 1947 तक आए, जिस पर महाभियोग की व्यवस्था चलाई गई। किसके तहत बेटा, इसके भ्रष्टाचार के तहत, ठीक है। एक गवर्नर जनरल बनाया गया और उसके साथ 4 लोगों को अपॉइंट किया गया। कितने लोगों को, 4 लोगों को। इधर ही मैं बता देता हूं, है ना। एक गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई बेटा। परिषद का गठन किया गया। भाई अकेला गवर्नर जनरल तो संभालेगा नहीं। गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर जनरल जय भाई साहब हैं, भ्रष्टाचार करते थे। इनके साथ 4 लोग अपॉइंट करे गए। कितने लोग अपॉइंट करे गए, 4 लोग। किसके साथ, वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ। गवर्नर जनरल की परिषद में कितने लोग थे, 4 लोग थे। 4 व्यक्ति थे इनकी मदद के लिए, है ना। इनकी मदद के लिए ये 4 लोगों को अपॉइंट किया गया। 4 लोग कौन कौन से थे, इधर ही बता देंगे, आ ही जाएगा, दिख जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 4 लोग कौन कौन से थे देखिए। वॉरेन हेस्टिंग्स नाम लिख लीजिए।
अगले पेज पे बता देता हूं 4 लोग कौन कौन से थे, है ना। नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। देखिए जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 4 लोग कौन से थे। ये करेंगे इस महान आत्मा का क्या मदद, 1773 के अधिनियम को चलाने में मदद करेंगे ये, ठीक है। तो कौन से 4 लोग थे देखो मदद करने में, ऐसे पढ़ लेते हैं 4 लोगों को शॉर्ट में, है ना, ऐसे आपको याद रहेंगे। एक व्यक्ति था फिलिप नाम का, एक कौन था, फिलिप था, जो इसकी मदद के लिए शामिल किया गया गवर्नर जनरल की परिषद में, ठीक है। एक क्लेवरिंग नाम का व्यक्ति था, कौन था, क्लेवरिंग। और एक मानसन था, एक कौन सा व्यक्ति था बेटा, मानसन नाम लिख लीजिए। 3 हो गए। एक और महानात्मा थी इनके साथ में, वरवेल नामक, क्या नाम था इसका, वरवेल। ये हो गए भाई साहब 4 आदमी, और ये 4 आदमी इनके साथ मिलकर काम करते थे इस अधिनियम की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए। कौन सी अधिनियम की व्यवस्था को, 1773 के अधिनियम की व्यवस्था को लागू करने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद, लिख सकते हैं इसे। गवर्नर जनरल की क्या थी बेटा, ये परिषद। परिषद के जो व्यक्ति थे, गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल व्यक्ति थे 4 आदमी। कितने आदमी बेटा, 4 आदमी गवर्नर जनरल की परिषद में थे, जो मदद करते थे व्यवस्थाओं को लागू कराने के लिए, संचालित करने के लिए, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब इसी अधिनियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण जो काम किया गया वो किया गया, और लास्ट में आते हैं उस चीज पर, एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था लागू की गई, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। और भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा, उच्चतम न्यायालय पहली बार बनाया गया, है ना, जिसमें एलिजा एमपी थे, चैम्बर्स, हाइड और लेमेचेस्टर, ये 4 लोग थे। तो इसी अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत, 1773 के अधिनियम के तहत, नोट करके लिखिएगा, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की क्या की गई बेटा, स्थापना की गई, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1774 में। 1774 में असल में स्थापना की गई थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए अधिनियम कौन सा था, तो 1773 का अधिनियम था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में 1773 का, ठीक है। अब इसकी स्थापना 1774 में होती है। अब इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के भीतर 4 लोगों को नियुक्त किया गया। कितने लोगों को बेटा, 4 लोगों को नियुक्त किया गया। मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके, इसमें जो बेटा मुख्य न्यायाधीश थे, प्रश्न तो इनसे पूछा जाता है, एलिजा एमपी थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा एमपी। ये चीफ थे, मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एमपी, है ना, कौन थे, एलिजा एमपी थे। इनके साथ भी अन्य सदस्य नियुक्त किए गए मदद के लिए। तो मदद के लिए भी आ गए कुछ लोग, 3 लोग इसमें मदद के लिए शामिल करे गए, है ना। एक सदस्य था इसी में न्यायाधीश रहना था, इसको हाइड नाम का व्यक्ति था, एक लेमचेस्टर नाम का था, और एक और व्यक्ति था, इसका नाम मैं आपको बता देता हूं कौन सा व्यक्ति था भाई, चैम्बर्स नाम का व्यक्ति था, चैम्बर्स नाम का व्यक्ति था। ये 3 लोग और ये एक व्यक्ति मिलाकर के कितने हो गए मेरे भाई, 4 लोग हो गए। ये मुख्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये हाइड नामक सदस्य था, लेमेचेस्टर था और चैम्बर्स था, ये सदस्य थे। तो कुल मिला के कितने लोग इसमें अपॉइंट करे गए, 4 लोग। 4 लोग सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इसमें 4 लोग सदस्य अपॉइंट करे गए। 1774 में इसकी स्थापना करी गई। मेन बात यह है कौन सी अधिनियम में करी गई, तो अधिनियम आपके सामने ही है, 1773 के अधिनियम। इनको फैसले देने होते थे। एक फैसला इनसे दबाव देकर के दिलवा दिया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किन पर दबाव दिलवा करके, एलिजा एमपी मुख्य न्यायाधीश पर, और एक ब्राह्मण व्यक्ति को फांसी लगवा दी। ब्राह्मण व्यक्ति को फांसी लगवा दी, बंगाल के ब्राह्मण व्यक्ति को। तो इनका इस्तीफा देना पड़ गया। एलिजा एमपी ने फिर इस्तीफा भी दे दिया।
इस्तीफा लिख लेना। 1782 में इन्होंने पद छोड़ दिया था। कब पद छोड़ दिया था मेरे भाई? 1782 में इन्होंने पद छोड़ दिया था, है ना। जे चाहो तो नोट कर लेना। एलिजा एमपी ने इस्तीफा दे दिया था, है ना। एक व्यक्ति को फांसी लगवा दी जबरदस्ती वॉरेन हेस्टिंग्स के दबाव की वजह से, तो इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया कि लो भाई कर लो आप नौकरी, है ना, हमें नहीं नौकरी करनी। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो मुख्य जो घटनाएं हैं, जो पॉइंट हैं 1773 के अधिनियम के, वो आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। बाकी की अभी हम पढ़ेंगे, अंदर क्या कहता है, अंदर पुस्तक को भी पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ और एक पॉइंटों को हम पढ़ लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में। ये अधिनियम की बातें रही मोटी मोटी, है ना। कौन सी बातें रही? अधिनियम की, जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछी जाती रही है आज तक, कि 1773 के अधिनियम के बारे में बताइए। कलेक्टर की व्यवस्था, पहली बार कलेक्टर की व्यवस्था 1772 में, एक साल पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू करवाई थी बंगाल में, है ना। जिलों के ऊपर जो कलेक्टर होते हैं, जो आजकल हमारे यहाँ डीएम बोलते हैं, कहीं कहीं कलेक्टर भी बोलते हैं, कहीं कहीं डीसी भी बोलते हैं भारत के अन्य राज्यों में, उस व्यवस्था को भी 1772 में लागू किया गया था। अब कुछ इस एक्ट से इतर इसके शासनकाल की कुछ चीजों को हम पढ़ लेते हैं। किसके शासनकाल की? वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए कब से कब तक रहता है, 1773 से 1785 तक वॉरेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था भाई। शासनकाल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी भी एग्जाम। देखो ये वाला जो टॉपिक है, ये पॉलिटी का भी टॉपिक है और हिस्ट्री में भी काम आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी काम आएगा। तो कुछ पॉइंट में डिस्कस कर देता हूं, वॉरेन हेस्टिंग्स के इंपॉर्टेंट वर्क है ना, जो भारत में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि इसी के शासनकाल में सबसे पहले 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, पढ़ा ही होगा आपने इसके बारे में, तो कौन सा था? द बंगाल गजट। निकाला गया कि नहीं निकाला गया बताओ? 80 में निकाला गया। किसका शासनकाल चल रहा था? वॉरेन हेस्टिंग्स का। किसके समय में निकाला गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। यही तो प्रश्न आते ही है। किसने निकाला? संपादक कौन था? वो भी है जेम्स अगस्टस हिक्की। क्या नाम था? जेम्स अगस्टस हिक्की नाम का एक अंग्रेज था। इससे कह के निकलवाया उन्होंने, हिक्की लिख लेना आप पीछे, है ना। एक महत्वपूर्ण काम यह किया, 1781 में कलकत्ता मदरसा, सबसे पहले कलकत्ता मदरसा की नींव रखी, स्थापना करवाई। कलकत्ता मदरसा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हालांकि मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देना ज्यादा उन्होंने उचित समझा, तो कलकत्ता मदरसा सबसे पहले 1781 में स्थापना करी कलकत्ता के भीतर, वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहे बेटा। एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया 1782 में, संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया एक, इन्हीं के शासनकाल में बनाया गया संस्कृत विश्वविद्यालय। अब आप समझ ही रहे हैं कौन सी भाषा के लिए समर्पित था? संस्कृत। लेकिन कहां पे बनाया गया बेटा? ये बनारस में बनाया गया। स्थापना इसकी बनारस में की गई संस्कृत विश्वविद्यालय की। जोनाथन डंकन था इसको स्थापना करने वाला व्यक्ति। कौन था बेटा? जोनाथन डंकन। लिख लेना एक एक पॉइंट। ये एक्ट से इतर बता रहा हूं मैं, इनके शासनकाल की कुछ चीजों को, है ना, लिखते जाओ आप। संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में स्थापना की गई, गंगा नदी के तट पर स्थित है, 84 इसमें घाट है, बौद्ध धर्म के लिए भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था इधर, धर्म चक्र परिवर्तनों से कहा जाता है ना। मोदी जी यहां से तीसरी बार सांसद है। उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सब्जी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान भी स्थित है इधर। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनना है इधर बनारस में, है ना। बहुत सारे पॉइंट बनारस से हैं अगर हम पढ़ेंगे तो। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, उसकी एक क्षेत्रीय इकाई भी यहीं पे बनाई जा रही है। कहां पे बनाई जा रही है? इधर, है ना। और इंडिया का सबसे बड़ा योग केंद्र जो है वो भी वाराणसी में स्थित है, जो मोदी जी ने उद्घाटन किया था इवन 2024 के स्टार्टिंग में, आई थिंक। ठीक है, तो संस्कृत विश्वविद्यालय 82 में बनता है। बनाने वाला व्यक्ति कौन था मेरे भाई? जोनाथन डंकन। नाम लिख लेना आप, नाम जरूर लिखना है भाई, जे आते हैं पेपरों में, जोनाथन डंकन। ठीक है, ये कुछ इनके कार्यकाल से लेकर के पॉइंट है। अब आगे बात करते हैं कुछ और कार्यकाल चीजों पर। किन की चीजों पर? इन्हीं की चीजों पर जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला गवर्नर जनरल था ये, है ना। कार्यकाल रहा इसका 1773 से 1785। रट लेना बेटा कार्यकाल को, कार्यकाल को रट लेना आप अच्छे से, है ना। कौन कौन से सुधार किए इन्होंने?
इन्हीं के समय में बात करें तो देखिए 1785 में जब तक ये थे, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अंग्रेजी में क्या किया गया बेटा? अनुवाद किया गया चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। एक अंग्रेज व्यक्ति था चार्ल्स विल्किंस, उसके द्वारा अनुवाद किया गया 1785 में भगवत गीता का। पहली बार नोट कर लेना, है ना। क्या नाम था? चार्ल्स विल्किंस। इसके द्वारा अनुवाद किया गया भगवत गीता का, है ना। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, है ना। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई विलियम जोन्स के द्वारा। एक व्यक्ति था, एक अंग्रेज था, जिसका नाम लिख लेना। क्या नाम था बेटा? विलियम जोन्स के द्वारा स्थापना की गई। ये सब काम कब हो रहे हैं? ये सब काम हो रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। सारे काम कब हो रहे हैं मेरे भाई? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में सभी के सभी काम हो रहे हैं ना। इनको आप नोट कर लेना बहुत अच्छे से। आगे बात करते हैं। एक 1772 में इजारेदारी व्यवस्था इन्होंने लागू कर दी। जैसे थोड़ा सा पहले की बात है, लेकिन इन्होंने लागू करी थी। इजारेदारी व्यवस्था लागू कर दी थी, है ना। किसने लागू कर दी थी बेटा? वॉरेन हेस्टिंग्स ने लागू की थी। अब ये व्यवस्था क्या होती थी? ये व्यवस्था 5 साल के ठेके पर काम करती थी। 5 साल का ठेका होता था। इसमें किसानों से कर लेते थे कि 5 साल का ठेका है भैया, और जो उच्चतम बोली लगाता था जमीन की उसको दी जाती थी ये व्यवस्था, है ना। 5 साल के ठेके पर उच्चतम बोली जो लगाई जाती थी उसी को ये व्यवस्था दी जाती थी। इससे 1 साल पहले 1772 में इन्होंने एक और व्यवस्था खत्म कर दी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन खत्म कर दिया था, बंगाल से समाप्त कर दिया था, है ना। ये सभी प्रश्न मेरे भाई पूछे जाते हैं, याद रखना है। अगली बात करें, 1784 में एक और अधिनियम पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है बेटा पिट्स इंडिया एक्ट। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे बताओ? बिल्कुल पढ़ेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट किस किस समय में बनकर के आया? वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के। और 2 मराठा युद्ध हो रहे थे, आंग्ल मराठा युद्ध हो रहे थे इसी समय। कौन से युद्ध हो रहे थे मेरे भाई? आंग्ल मराठा युद्ध। इसी के समय की बात है। इनको और आप लिख लीजिएगा अगर आप एग्जाम दे रहे हैं अच्छी लेवल का, तो आंग्ल मराठा युद्ध आपको लिखने चाहिए। यह चल रहा था 1775 से 1782 तक, और ये चल रहा था 82 तक, आई थिंक। एक सेकेंड मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल सही है, 1780 से 84 तक। ये 80 से 1784 तक था। ये आंग्ल मराठा युद्ध सेकंड था, आंग्ल मराठा युद्ध फर्स्ट था। 84-82 किसका समय काल था? वॉरेन हेस्टिंग्स का समय काल था। आंग्ल मराठा युद्ध हो रहे थे ये भारत में, है ना। ये दोनों युद्ध हुए, और इन दोनों युद्धों में बेटा एक संधि के तहत, एक संधि के तहत दोनों युद्धों को सालाबाई संधि और मंगलौर संधि के तहत समाप्त कर दिया गया दोनों को। इसमें एक सालाबाई संधि होती है, उसके तहत समाप्त किया गया ये। इसमें एक मंगलौर की संधि होती है, उसके तहत ये समाप्त किया गया मेरे भाई, है ना। ये नोट कर लेना। ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। 73 के एक्ट से इतर हिस्ट्री का भी पॉइंट मैंने बता दिया है। इसके अलावा इसने एक नीति लागू करी, प्रकोष्ठ नीति। प्रकोष्ठ सुरक्षा नीति आती है कई बार एग्जाम में, यानी कि अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक पॉलिसी लागू करी। प्रकोष्ठ नीति, है ना। घेरे की नीतियों से हिंदी में बोलते हैं। आई थिंक वॉरेन हेस्टिंग्स ही लेकर के आया था, है ना। कौन लेकर के आया था बेटा? वॉरेन हेस्टिंग्स इस नीति को लेकर के आया था, बिल्कुल। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति को भी लागू किया था, है ना। पॉइंट बना के लिखना आप। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति को लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था बेटा? वॉरेन हेस्टिंग्स। लिख लेना। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति को लागू करने वाला कौन था? गवर्नर जनरल
वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसने अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया। कौन सी व्यवस्था को लागू किया बेटा? सुरक्षा नीति की व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, और कोई दिक्कत, शक, समस्या कहीं पे होगी तो आप बताइएगा, उसके बारे में उसका समाधान किया जाएगा मेरे भाई, है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, पुस्तक में अंदर चलते हैं। ये व्यवस्था रही हमारी तरफ से आपकी, जो बता सकते थे आपको। ये रिवीजन था, पिछली क्लास का क्या था बेटा जी? ये रिवीजन था। ये रिवीजन में याद करना है आपको, है ना। रिवीजन में ये सभी वर्षें आपको याद करनी है। रिवीजन होना ही चाहिए सभी, सारे पॉइंटों का आपको, है ना। सब रिवीजन आपको होना ही चाहिए, और क्रम से अवश्य लिख लेना आप, सारे क्रम से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा हम शासन पर आए। ये दो तरीके से शासन, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, एक ब्रिटिश से शासन, यानी कि क्राउन, महारानी, रानी जो भी होती है उनसे शासन। फिर यहां से स्टार्ट किया जी पूरी व्यवस्था आपको बताना, जहां तक हम पहुंचते हैं। अब थोड़ा सा यहां से बता देते हैं आपको। देखिए, संविधान होता क्या है, संविधान किसे कहा जाता है, देख लीजिए मेरे भाई। संविधान की परिभाषा देख लीजिए, किसे कहते हैं? किसी भी देश का शासन जिन नियमों और सिद्धांतों के, जिन नियमों और बेटा सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन नियमों, प्रावधानों या सिद्धांतों के समूह या दस्तावेज को संविधान कहते हैं। यह संविधान की परिभाषा। ठीक है, किसी भी देश का संविधान उस देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का सार होता है। ठीक है भाई साहब, आकांक्षा क्या है देश की जनता की, आशाएं क्या हैं देश की जनता की, उसका क्या होता है? सार होता है। इसे देश की सर्वोच्च विधि यानी कि कानून माना जाता है। सर्वोच्च विधि क्या होता है? सर्वोच्च व्यवस्था संविधान होता है किसी भी देश का, है ना। अर्थात संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है बेटा, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा या मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। रूपरेखा या मुख्य कार्य का क्या करता है? निर्धारण करता है। और सर्वोच्च जो भी होता है किसी भी देश में, वो संविधान होता है। नियमों और सिद्धांतों के अनुसार जो भी व्यवस्था होती है वो संविधान के तहत चलती है। ये एक छोटी सी परिभाषा आपके लिए। इसके बाद कुछ एक परिभाषा, जैसे संविधान किसी भी देश के भूभाग पर निर्मित स्थित सर्वोच्च विधि को ही संविधान कहते हैं। किसी भी देश के भूभाग पर जो निर्मित विधि होती है उसे संविधान कहते हैं। संसदीय विधि किसे कहते हैं? उस देश की संसद के द्वारा निर्मित विधि या कानून संसद विधि के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आरटीआई, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। संविधानेतर संस्था किसे कहते हैं बेटा? ये पॉइंट लिख लेना, ये ऑप्शन में आता है। संविधानेतर वाला शब्द आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। संसदीय विधि के माध्यम से उस देश की कार्यपालिका द्वारा निर्मित, संसदीय विधि के माध्यम से उस देश की कार्यपालिका द्वारा निर्मित, यानी कि कार्यपालिका के द्वारा बनाई गई कोई व्यवस्था, उसी को संविधानेतर व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि नीति आयोग, और पूर्व में क्या था? योजना आयोग। संविधानेतर वाले शब्द का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जिनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधानेतर का मतलब बेटा क्या होता है? संविधान नेत्र जो वाला शब्द है, ये कई बार एग्जाम में मिलेगा आपको। ऐसी संस्थाएं जिसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, है ना, उल्लेख नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। बताइए, नीति आयोग का कहीं उल्लेख है संविधान में? कहीं उल्लेख नहीं है। नीति आयोग पहले देखो, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। उससे पहले इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग था, फिर नीति आयोग। और राष्ट्रीय विकास परिषद एक हमारे यहां जैसे एनडीसी 6 अगस्त 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद की बेटा स्थापना कब होती है? 6 अगस्त 1950 से। ये संविधानेतर संस्थाएं हैं। नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद, संविधानेतर, यानी कि संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। कहां पर उल्लेख नहीं है बेटा? संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये मैं बता ही चुका हूं। भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अब हम देख लेते हैं। सामान्यतः से कितने भागों में बेटा? 2 भागों में बांटा जा सकता है। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, है ना,
और सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक, हालांकि 1853 तक था कंपनी का शासन, है ना। 53 वाला 58 तक चला था, तो उसे 58 करके लिखा है। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, भारत का संवैधानिक इतिहास, है ना, कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, ठीक है, 58 तक काम किया 53 वाले एक्ट ने। तो इसके तहत देखो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर एक्ट 1793 में, चार्टर एक्ट 1813 में और चार्टर एक्ट 1853 में। इसके बीच में 1833 और है, यहां बीच में कौन सा आएगा बेटा, 1833, चार्टर एक्ट 1833 वाला, है ना। ये वाले पॉइंट है बेटा। कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए मुझे, यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये हो गया आपका ब्रिटिश सम्राट का शासन, यानी कि क्राउन का शासन 58 से 47 तक। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। ये नाम है इन सभी एक्टों के। चार्टर एक्ट ये तो बता दिए मैंने। देखो चार्टर एक्ट कौन कौन से चार्टर एक्ट हैं, 1793 का चार्टर एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट है, 1833 का चार्टर एक्ट है। ये कॉमन नाम है, इनके नाम याद रखने हैं आपको। इंडियन काउंसिल एक्ट कौन कौन से हैं, 1861 वाले को इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, 1892 वाले को इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। भारत सरकार अधिनियम वाले कौन कौन से हैं, 1919 को भारत सरकार अधिनियम कहा गया है, 1935 को भी भारत सरकार अधिनियम कहा गया। ये नाम भी आपको याद रखने हैं, इन नामों से एग्जाम में आते हैं। 1919 भारत सरकार अधिनियम, 1935 भी भारत सरकार अधिनियम, 61 और 92 इंडियन काउंसिल, 93, 13 और 33 चार्टर एक्ट नाम दिया गया इनको बनाते समय। क्या दिया गया बेटा, नाम दिया गया। एक एक पॉइंट लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, आराम से लिख लेना। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत का संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत में कंपनी के शासन के अधीन प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण, कौन सा नियंत्रण बेटा, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत थी। कंपनी के शासनाधीन क्षेत्रों का प्रशासन अब कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला रहा, है ना। कंपनी के शासनाधीन क्षेत्रों का जो प्रशासन था वो अब कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला रहा। इसके तहत आगे देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया। पहली बार लिखित संविधान, वही चीज मैं बता रहा था, पहली बार कैसा बेटा, लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया है। यहीं से आरंभ शुभारंभ होता है। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया बेटा। क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल। कुछ पॉइंट जैसे अभी ये तो मैंने बता दिया, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, पहले बंगाल का गवर्नर होता था, उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसी गवर्नर के अधीन कर दिया गया, यानी कि बंबई और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के अधीन रहेंगे। इसके पहले बंगाल और बंबई और मद्रास ये एक दूसरे से कैसे थे, अलग थे, स्वतंत्र थे भाई साहब। लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत आएंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत आएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या था, यह उद्देश्य पूछा गया पेपरों में, ध्यान रखिएगा। इस एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को दोनों जगह, ब्रिटेन और भारत की बात हो रही है, भारत और ब्रिटेन में नियंत्रित करना था तथा कंपनी में व्याप्त कमियों को खत्म करना था। यह मुख्य उद्देश्य था। कार्यों को नियंत्रण करना था, कार्यों को नियंत्रण करना था बेटा, और जो कमी थी उनको दूर करना था। जो लूट रहे थे लगातार व्यापार कर रहे थे अनियंत्रित तरीके से, है ना, उनको दूर करना था। एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे मेरे भाई, तो देखिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा एवं उसकी सहायता के लिए 4 लोग अपॉइंट करे गए। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। शासन की समस्त सैनिक और सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल और उसके 4 सदस्यीय परिषद, कितनी सदस्यीय परिषद थी, 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिए गए, ठीक है। शासन की बेटा पूरी की पूरी कौन कौन सी शक्ति दे दी, समस्त सैनिक शक्तियां और सिविल शक्तियां गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दी गई। वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, बिल्कुल किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के 4 सदस्य कौन कौन से थे बता चुका हूं। वैसे भी फिलिप फ्रांसिस था एक आदमी,
क्लेवरिंग था दूसरा, मानसन था और वरवेल था। ये 4 आदमी इनके साथ में थे, वॉरेन हेस्टिंग्स की मदद के लिए थे। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में बेटा, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, जिसमें एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, लेमेचेस्टर, चैम्बर्स और हाइड। ये तीसरा हाइड है, ये वैसे भी छिपा हुआ। हाइड का मतलब ही होता है छिपना, है ना। हाइड मीन्स छिपना, तो ये छिपना नहीं, ये छिप गए होंगे ये तो भाई साहब। तो 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, वो निजी व्यापार ज्यादा करते थे, निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। अब लेके दिखाओ उपहार, महंगे महंगे गिफ्ट लेते थे, रिश्वतें लेते थे काम करने के लिए, सब रोक दिया गया। अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार भी रोक दिया गया। लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा व्यापार के लिए। क्या प्राप्त करना पड़ेगा? लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा व्यापार के लिए। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और ज्यादा हो गया। राजस्व के सिविल तथा नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया भाई साहब। अब ब्रिटिश सरकार को जानकारी देनी होगी आपको, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस किसके माध्यम से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकाल में 1 वर्ष की जगह, ये भूल गए बताना, 4 वर्ष का कर दिया गया। ठीक है। यह भी उपबंध किया गया कि इसमें कुल सदस्यों की संख्या 24 रहेगी। किसमें 24 रहेगी बेटा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। और 1/4 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश लेंगे। रिटायर होना पड़ेगा, नहीं तो ये भ्रष्टाचार करेंगे। रिटायर नहीं होंगे तो, समय से नहीं जाएंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे। ये करेंगे नहीं करेंगे बताओ? एक व्यक्ति लंबे समय तक किसी पद पर रहेगा तो भ्रष्टाचार तो करेगा ही करेगा। इसी वजह से ट्रांसफर होते रहते हैं हमारे यहाँ, आपने देखे होंगे। एसडीएम हो, डीएम हो, आईपीएस अधिकारी हो, डीसीपी हो, एसपी हो, सीओ हो, एक लिमिटेड समय तक रखा जाता है। ज्यादा समय तक रहेंगे तो जनता से मेल मुलाकात बढ़ जाती है, पर भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है, तो उनका ट्रांसफर बहुत जरूरी होता है। इनसे भी कह दिया कि आपको भी हटना पड़ेगा यहां से। जी आगे पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। तो ये था भाई साहब 1773 का एक्ट, अधिनियम, जो कि आपके सामने पूरा का पूरा जो कोशिश थी वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत शक समस्या कैसी भी किसी प्रकार की तो कमेंट करके आप बताइएगा। फिर पिट्स इंडिया एक्ट पे बात करेंगे अगले पॉइंट पे। बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल खोल करके आपको पढ़ाया जाएगा। कोशिश करेंगे चीजें छूटे ना आपके लिए। अगर आप पहले से जानते हैं तो रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो आप रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और लिखिए। जो भी दिक्कतें हैं, आपको जो दिक्कत लगे किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में, तो कमेंट करके आप बताइएगा, है ना। मानवीय भूल चूक हमसे भी होती रहती है भाई, सभी व्यक्ति हैं, मानव हैं, तो गलतियां करना स्वाभाविक प्रक्रिया होती है व्यक्ति का, मानव का। तो इस वजह से ह्यूमन एरर्स हैं, पढ़ाने में हो जाते हैं ऊपर नीचे। तो आप बताइएगा, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। जो बच्चों की डिमांड आई है एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की लाइव मैराथन क्लास की, वो बनाएंगे। वो कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूं, जैसे कंटेंट तैयार होगा तो बहुत जल्दी आपको बता करके लाइव लेकर के आएंगे। अभी तो ये क्लासेस आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो विशेष ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए। जीवन में है ही क्या, शानदार रहिए और मस्त रहिए। नौकरी मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं तो आनंद से जीवन जिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। राधे राधे सभी को, नमस्कार।